चलो इधर देखो, अब ये बिल्कुल आइडेंटिकल है किसके बोलो, ग्रेविटेशन के। समझ गए ना। अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ ग्रेविटेशन जैसा चल रहा है सब कुछ, समझ गए ना। बस वहां पे क्या होता है ना, ग्रेविटेशन में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा। समझ गए कि नहीं। फॉर्मेट वही है, वहां पे क्या था, -G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट मासेस। बात क्लियर है ये चीज। अरे भाई हाँ या ना। अच्छा, सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास मैंने बोला था, जैसे कूलम लॉ। अब जहाँ यहाँ पे जैसे दो अलग अलग बॉडी होंगी, क्या होंगी, दो कि अलग अलग शेप की, एक रेक्टेंगुलर है मान लीजिए, है ना, और एक मान लो कुछ और है, कोई भी रेंडम ट्राइंगुलर वैसे शेप की है। अब उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, तो ऐसा नहीं होगा कि इस चार्ज का जो सेंटर है और इस रेक्टेंगुलर का सेंटर है, दोनों के बीच में लगा दो कि K Q1 Q2 बाई R² निकल के आ जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर है ये चीज। ये हम ग्रेविटेशन में भी देखे थे कि सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ होता नहीं है, कि सेंटर ऑफ मास की दूरी नहीं होती यार। देखा था कि नहीं देखा था। चलिए वापस से यहाँ पे भी देख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो कूलम्स लॉ है वो ये कहता है कि फोर्स बिटवीन दी टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे भाई हाँ है ना। और ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए, तो ये हम लिख देते हैं कि फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional, बात नहीं अब, directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance, मिनिमम डिस्टेंस है ना। मतलब ऐसे नहीं कि दो चार्जेस हैं, अब इनके बीच की डिस्टेंस तो ये भी हो जाएगी, लोग समझ गए ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। अरे भाई आया ना। वैसे पेपर में डिस्टेंस ही लिख के आएगा, पर आप समझ गए ना कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे देखो, अब ध्यान से देखिए, कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। समझ गए कि नहीं। और क्या बोला है मैंने कि F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/R²। भाई हाँ या ना, मेरी बात क्लियर है ये। अब इन दोनों को ही अगर हम कंबाइन करेंगे बच्चों, तो F क्या आ जाएगा बताइए, कि अच्छा प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखेंगे हम, Q1 इंटू अपॉन R²। समझ गए कि नहीं। अब ध्यान देना, ये जो हम लिख रहे हैं कुछ ऐसा है कि ये है Q1 और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, Q2। क्लियर है ये चीज बेटा। ये होगी इनके बीच की डिस्टेंस आ रही है। पॉइंट चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं ये बताइए, पॉइंट चार्जेस। क्लियर है ये चीज। चलिए अब यहाँ पे देखना, ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा यहाँ से। अभी मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, डायरेक्शन पे अभी हम काम करेंगे। समझ गए ना। अभी हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, ये डिपेंड करेगा कि ये जो आप एक फोर्स लिख रहे हो वो कहाँ लिख रहे हो, किस मीडियम में लिख रहे हो। बात समझ गए। वैक्यूम में लिख रहे हो तो प्रोपोर्शनलिटी कुछ और हो जाएगा, समझ गए। और किसी मीडियम में लिख रहे हो, समझ गए ना। मीडियम का मतलब पानी के अंदर दो फोर्सेस के बीच में चार्ज देख रहे हो,
समझ गए ना। या कोई और मीडियम के अंदर दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। हाल फिलहाल हम क्या मान के चल रहे हैं, वैक्यूम। क्या मान के चल रहे हैं, वैक्यूम मान लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, एफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और यहाँ पे आएगा ये 1/4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, समझ गए। क्या आएगी वो, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा। अच्छा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब इसको हमने एक और नया नाम दे दिया, के बोल दिया ऐसे बच्चे, क्या बोल दिया, के, समझ गए ना। हाँ आगे चल के एक और के आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो के और ये के दोनों अलग होंगे। अरे भाई हाँ या ना, याद रखना ये चीज। तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। ये के का वैल्यू हमने यहाँ पे बता ही दिया कि कितनी होगी। और बता देते हैं कि के बराबर जो होगा बच्चों वो होगा 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। क्लियर है। ये डायमेंशन आप निकाल सकते हो। देखो ये फोर्स हो गया, क्या हो गया ये क्या हो जाएगा, इंटू मीटर स्क्वायर। अरे बोलो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या लिख दूं यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अरे भाई हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अच्छा, यहीं पे अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल के रखूंगा, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो कितनी आएगी, 12 कुछ आएगी ना। अरे कैलकुलेट कर सकते हो ना, के जब इतना है आपको याद है, मान ली तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻9, कुछ -12 में आती है, कुछ तो होती है, 12.27 होती है, कितनी होती है, अच्छा 8.85, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। अब यहां से हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, सही कह रहे हो। 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 सॉल्व करोगे तो कितनी मिल जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻−12 ना। अरे बोलिए, और यूनिट बोलिए, यूनिट भी लिखा होगा वहां, नहीं लिखा है, आप भी निकाल सकते हो वो तो। देखो यहीं से देखो बेटा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ कूलाम स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में कौन है, आर स्क्वायर इंटू न्यूटन हो जाएगा। अरे भाई बोलो, कूलाम इसका क्या जस्ट उल्टा ही तो हो जाएगा। हाँ तो चाहो तो ऐसे लिख लो, डायमेंशन आप निकाल लीजिएगा, आज घर पे है ना। इसका मैंने जब भी बोला है आपको कि जब भी नई टर्म आएंगी अपने से निकालोगे। मैं तो यहाँ पे तुरंत निकाल दूंगा, लेकिन आपको क्या देखना है, क्या सीखना है कि भाई आपको अपने से भूल भी जाओ तो भी अपने से निकाल पाओ सारी डायमेंशन। कोई भी नया पैरामीटर आता है, कुछ भी आता है, उसको आपको क्या करना है, अपने से उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करनी है। क्लियर है ये चीज, आपको निकालना आना चाहिए। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई, एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा ये किसके, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ, हाँ लिख देता हूं मैं, इसको क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा वैक्यूम नहीं होगा तो कुछ और नहीं आ जाएगा कि, अरे कुछ और आ जाएगा ना। तो ये कूलाम लॉ फिर कैसे लिखा जाएगा, किसी भी मीडियम में कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड, मान लीजिए कुछ मीडियम आ गया ये ऐसा कुछ, या कुछ, एक मिनट रुको, कुछ ये कुछ मीडियम ले लें ऐसे। अब यहां देखो बेटा, यहाँ दैट इज Q1, अरे भाई दैट इज, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, Q2। अब इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी R है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो फोर्स होगा यहाँ पे, जो मीडियम में हम जो फोर्स लिखेंगे, अब देखना, ठीक है, मीडियम में क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो। तो अब लिखेंगे फोर्स इन मीडियम बराबर, अब यहाँ पे जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, बोलो हाँ या ना, इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, जो एप्सिलॉन होता है बेटा, उसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर रहा हूं, है ना, वो कुछ ऐसा होगा, एप्सिलॉन नॉट इन कुछ इंटू एप्सिलॉन आर, ध्यान रखना कुछ ज्यादा होगा, वैक्यूम का सबसे कम होता है,
वैक्यूम का सबसे, अच्छा वैक्यूम को स्टैंडर्ड मान लें तो आप ये कह दो किसी भी मीडियम को कैसे डिफाइन कर, देखो तो रिलेटिव कैसे डिफाइन करेंगे अगर वैक्यूम को स्टैंडर्ड मान लें, किसी भी मीडियम का डिवाइडेड बाई वैक्यूम का। अरे रिलेटिव ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे क्या? तो ये क्या हो गया बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हो गया ये किसी भी, ये किसकी परमिटिविटी, वैक्यूम की। और ये किसकी है, किसी भी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये किसकी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, विटी ऑफ मीडियम। और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ, ये रिलेटिव लिखना था, रिलेटिव परमिटिविटी। समझ गए ना? तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को आगे चल के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, याद रखना। और मैं इसको लिख देता हूं यहां जिससे आपको कंफ्यूजन ना आए आगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से लिखा जाता है। क्लियर है ये? अच्छा ये वाला के और ये वाला के सेम है कि अलग है, बताओ? अलग है। अरे भाई हाँ या ना, बात क्लियर है ये चीज? चलिए याद रखना है ये चीज, समझ में आ रही है मेरी बात? अरे भाई हाँ या ना? तो एक तरीके से अगर आप ध्यान दो तो फोर्स इन मीडियम को अगर मैं लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिख दूं क्या? थोड़ा रेस्पॉन्स करा करो यार। अच्छा अब ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, जरा इस वाले टर्म को देखना। ये वैक्यूम, क्या लिखा है, फोर्स इन, क्या लिखा है, फोर्स इन। तो अब एक बात बताइए, फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। अरे भाई हाँ या ना? मतलब क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवीजन आ गया कि नहीं आ गया? कि जो भी, अगर मैंने बोला कि एयर में 100 न्यूटन लग रहा है दो चार्जेस के बीच में फोर्स, उसी को मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस मीडियम का 5 है या रिलेटिव परमिटिविटी 5 है उसमें पुट कर दिया, सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस हैं, तो अब नया फोर्स क्या लगेगा, नेट फोर्स क्या बताओ अब क्या लगेगा? एक दूसरे पे वो कितने से अट्रैक्ट रिपेल कर रहे होंगे, बोलो? हाँ 100/5, 100/, बोलो समझ में आया या नहीं? अरे भाई हाँ या ना? कोई समस्या नहीं है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा डायरेक्शन पे। किस पे बात कर लेते हैं, बोलिए? डायरेक्शन पे। तो डायरेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं ना ये, तो अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, अवे लगाएंगे एक दूसरे से फोर्स। क्या लगाएंगे, अवे लगेगा। अरे भाई हाँ या ना? और अगर ये दोनों कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, प्लस और, तो 2 आवर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे अट्रैक्ट, और यहाँ पे ये क्या करेंगे, बोलो? रिपेल। सेम टाइप के होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल। चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो। अरे बोलिए भाई हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन के लिए भी देख लिया कि कैसे लगेगा, और क्या देख लिया बताइए, कि मैग्नीट्यूड भी कैसे निकलेगा। कहीं पे भी पीछे तक एकदम क्लियर है क्या? कोई समस्या तो नहीं? कुछ भी हो तो पूछ लो इसमें, इधर बेटा उधर, क्लियर है? चलिए मयंक छापो इतना। जैसे इसने क्वेश्चन पूछा उसको मैं जवाब दे रहा हूं कि हमने देखा था ना कि ग्रेविटेशन में न तो चार्ज का इंडक्शन होता है जैसे यहाँ पे, वैसे न तो वहां मास का इंडक्शन होता था, है ना, और न वहां पोलराइजेशन होता था, न वहां कंडक्शन होता था, न इंडक्शन होता था, कुछ भी वहां पे। वो सब यहाँ पे होगा। जिस वजह से क्या होगा कि किसी अदर मीडियम में वैक्यूम के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो बदल जाएगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मीडियम में चार्जेस इंड्यूस हो रहे होंगे औरों पे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो चार्ज वो क्या कर रहे होंगे, वो नेट फोर्स को चेंज कर रहे होंगे। बट एक के द्वारा, Q1 के द्वारा Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो नहीं बदलेगा, बट क्या बदल जाएगा, अब नेट फोर्स बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? बात समझ गए ना? क्योंकि मीडियम में भी कुछ चार्ज क्या हो गए होंगे,
इंड्यूस या आ गए होंगे, समझ गए ना, उस वजह से। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे ही फोर्स बदलेगा तो फोर्स बदलने के लिए Q1 बदला नहीं, Q2 बदला नहीं, R बदला नहीं, तो किसे बदलना पड़ेगा बोलो, K को, या एप्सिलॉन नॉट जो था वहां पे एप्सिलॉन था, परमिटिविटी थी, उसी को तो बदलना पड़ेगा। अरे भाई आया ना। लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता था, इसलिए जी कभी बदलता। मैंने बोला भी था आपको कि जो ग्रेविटेशन फोर्स जो आप अभी यहाँ वैक्यूम में जो कैलकुलेट कर रहे हो, वही आप किसी वाटर में दो मॉलिक्यूल को लेके चले जाओ, मतलब दो बॉडीज को मास में लेके चले जाओ, तो भी वहां पे भी उतना ही फोर्स होगा। किसी और मीडियम में लेके चले जाओ तो भी उतना ही फोर्स होगा, क्योंकि वहां ऐसा नहीं हो रहा था कि मास अदर मीडियम में ले जाने पे अदर मासेस में कुछ इंडक्शन वगैरह कुछ मासेस का हो रहा था, या पोलराइजेशन वगैरह कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे हो रहा है। पहली बात समझ में आई मेरी। चलिए, तो अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं कि ये जो फोर्स है आपका, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंटल फोर्स है। मतलब ये कोई कहीं ऐसा नहीं किसी कॉन्सेप्ट लगा के लॉजिकली कहीं से डिराइव किया गया है, समझ गए ना। अरे भाई आया ना। तो चलो एक पॉइंट लिखो जो मैं बोल रहा हूं अभी, लिखो चलो, वो अभी बताता हूं पूरा, पहले अभी ये वाला पॉइंट लिख लो, एक एक करके लिखा रहा हूं बेटा सबको, है ना। द लॉ इज बेस्ड ऑन physical observations. The law is based on physical observations and is not logically derived from other concepts. The law is based on physical observations and is not derived logically from other concepts. समझ गए ना, लिख लिया ये चीज। चलिए, अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा था वो ये बोल रहा था, इट इज, देखना ध्यान से, इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स। समझ गए ना, द फोर्स इज टू बॉडी इंटरेक्शन, है ना। तो इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन force. It means force between two charges will not change with the presence or absence of other charges. Hence, principle of superposition is valid. समझ गए ना। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले इसको समझ लो फिर लिख लेना। दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक ये Q1 और एक ये Q2। अब Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी है ये कुछ R1, तो अगर मैं Q1 से Q2 पे ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, कुछ ऐसे लिख दो। अरे भाई आया ना। और यहां पे मैंने ये सिंबल बना दिया कुछ ऐसा कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, समझ गए ना। अरे मैं जिस पे फोर्स लगा रहे हैं वो मैं पहले ले रहा हूं यहाँ पे नोमेनक्लेचर में, ठीक है, मेरा जंक्शन है ऐसा। और किसके द्वारा लग रहा है, सेकंड के द्वारा लग रहा है। क्लियर है ये चीज। तो चलिए, तो जो ये जो फोर्स लगेगा, समझ गए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इधर Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल ही होंगे ना, बट डायरेक्शन में क्या होंगे दोनों
अपोजिट हो जाएंगे। अब इनके बीच में जो फोर्स अभी लग रहा है वो यही लगेगा, हम समझ में आ रहा है, एक दूसरे के द्वारा। लेकिन जैसे ही एक तीसरा चार्ज आ गया Q3, आया ना, अब Q3 चार्ज आ गया, इनके बीच की ये दूरी मान लीजिए दैट इज R2। तो ध्यान दीजिए ये इस पे भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा और इस पे भी लगा रहा होगा, आया ना, अलग अलग फोर्स लगा रहे होंगे कि नहीं। तो ध्यान दीजिए इसके प्रेजेंट होने से इनके बीच में जो पहले जो फोर्स लग रहा था ना ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी यही रहेगा। बात समझ गए, इस मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज आने वाला, लेकिन इसकी वजह से एक फोर्स और आ गया इधर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अरे भाई हाँ है ना। तो अब बेटा इनके बीच में कुछ एंगल है, तो रिजल्टेंट फोर्सेस में बदल गया, कौन सा बदल गया, बोलो हाँ या ना, रिजल्टेंट बदल गया। बट Q1 के द्वारा Q2 पे जो लग रहा है वो अभी भी सेम है, ये चाहे प्रेजेंट रहे या ना रहे। समझ में आया मेरी बात। तो वैसे ही ठीक मैंने बोला कि मीडियम में कुछ चार्जेस इंड्यूस हो गए होंगे, जैसे हमने Q1 Q2 को मीडियम में डाल दिया, कुछ चार्जेस इंड्यूस हो गए होंगे, तो वो इंड्यूस चार्जेस इस इंडिविजुअल चार्जेस पे भी अपना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, जिस वजह से वहां पे वो नेट फोर्स बदल जाएगा। बट इनके द्वारा जो ओरिजिनली जो वैक्यूम में Q1 Q2 लग रहा था वो तो वही रहेगा, समझ गए ना। बट क्या बदलेगा, नेट फोर्स, क्या बदलेगा, बोलो बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अरे भाई हाँ या ना। Q2 पे क्या बदलेगा, नेट फोर्स विल चेंज, नेट फोर्स विल। अब इस पे Q2 पे नेट फोर्स जो लिखा जाएगा F नेट ऑन Q2, वो क्या लिखा जाएगा, F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। अरे भाई हाँ या ना, एंड सो ऑन। बात समझे कि नहीं। और इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, की दो बॉडीज में जो लग रहा था फोर्स क्या है वो चेंज, दो पॉइंट मासेस, चार्जेस मान लो, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तीसरे चार्ज या अदर चार्जेस कितने भी ले आओ, उनसे उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कम होने वाला, बट क्या चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स जरूर चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है। अरे भाई हाँ है ना, यही क्या है अपना सुपरपोजिशन, यही तो था, हमने ग्रेविटेशन में भी तो यही देखा था। चलिए बात क्लियर है अपनी यहाँ पे, अरे बात क्लियर है यहाँ पे। चलिए और भी कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, एक सेंट्रल फोर्स भी है, ये सेंटर टू सेंटर, पॉइंट चार्जेस के सेंटर टू सेंटर में लगेगा। अरे भाई आया ना। और ये इसके वैलिडिटी होने के लिए दो पॉइंट चार्जेस को कहाँ होना पड़ेगा, शुड बी एट रेस्ट, कहाँ होना पड़ेगा, हाँ, पॉइंट चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। समझ में आया। अरे भाई बोलो, और क्या बोला था मैंने, एब्सोल्यूट कुछ होता है, हाँ मतलब जैसे अभी मान के चलो हम ट्रेन में जा रहे हैं, भले ही दो चार्ज ऐसे रखे, हाँ बिल्कुल समझ गए ना, हाँ चलो बोलो। हाँ मैंने बोला अगला पॉइंट, ये कैसा फोर्स है, इट इज सेंट्रल फोर्स, ठीक है कि नहीं। सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, जो सेंटर की तरफ लगते हैं, मैंने बताया था 1/r² वाले जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। F बराबर -kx भी क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। अरे भाई हाँ या ना, अरे बोला था या नहीं। और जो भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, बस सिमेट्री होनी चाहिए। अरे भाई हाँ या ना, अरे बोला था, याद आ रहा है कि नहीं, WP में बोला था। तो ये कैसा फोर्स होगा बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। लिख देता हूं यहीं, क्लियर है मेरी बात। अच्छा कंजर्वेटिव है तो वर्क डन इन ए लूप क्या हो जाएगा, 0। ये तो पहले से ही की हुई बात है। वर्क चाहो तो इसी में आगे लिख लेना, वर्क डन इन ए लूप क्या होगा, 0। लिखते जाओ पॉइंट।
क्या? अरे यार जीरो कैसे हो जाएगी फिर? समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? अरे यार जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का कितना होता है 1, अब ऐसे तो तुम उसको कह दो 0 ले लो, उससे कम कैसे होगा सोचो। अब अगला पॉइंट देखो, क्या मैं इनको एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकता हूं? अरे भाई बोलो, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं या नहीं? क्या कंडीशन थी इसकी बताइए? एक्शन रिएक्शन पेयर की सेम नेचर के होने चाहिए, अलग अलग बॉडीज पे होने चाहिए, अरे बोलो, और मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अरे भाई हाँ या ना? क्या ये सारी ये कंडीशंस को फिल कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। देखो ये Q1 एक अलग बॉडी हो गई, अलग चार्ज हो गया, चार्ज पार्टिकल हो गया, और ये अलग हो गया Q2, और इस पे ऐसे इक्वल एंड अपोजिट लगा, नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई नेट फोर्स 0 हो रहा है। सिस्टम का नेट फोर्स कितना है? अगर दोनों की एक सिस्टम मान लूं तो नेट फोर्स कितना है? क्या दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि नहीं है? अरे बोलो यार, दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हैं जो भी है। तो अब यहां पे देखिए ध्यान से, दोनों का नेचर कैसा हो गया? सेम हो गया। क्लियर है मेरी बात? इक्वल एंड अपोजिट हो गए, दोनों अलग अलग बॉडीज पे हो गए। समझ गए? एफ नेट ऑन सिस्टम कितना हो गया बोलिए? सिस्टम 0 हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो अगर हमने फ्रिक्शनलेस टेबल पे अगर इनको छोड़ दिया तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। अरे भाई आया ना? उस कंडीशन में क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होगा। अच्छा हमेशा याद रखना, जो फोर्स है ना वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, ये भी याद रखना। अच्छा अगर नेट सिस्टम का ये 0 है तो मोमेंटम भी क्या होगा सिस्टम का? बोलो क्या होगा? कंजर्व होगा। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बोलिए? कंजर्व होगा। अगर फ्रिक्शनलेस टेबल पे अपन रख रहे हैं तो मूव करेंगे ना, मोमेंटम इज कंजर्व। और बताइए और क्या कह सकते हैं? बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, इस इंस्टेंट पे अगर इसका मास है m2 और इसका मास है m1, तो बताइए क्या यहाँ पे आप फोर्स एक्सेलरेशन निकाल सकते हो दोनों का? याद रखना नेट फोर्स 0 है तो ACUM भी क्या होगा बोलो? 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? अच्छा जब ये 0 होगा, मोमेंटम कंजर्व है, तो मैं ये कह सकता हूं कि VCUM क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है भाई, हाँ या ना? याद रखना। चलिए अब अगर मुझे A1 A2 निकालनी हो तो बच्चों यहाँ पे A1 A2 निकालनी हो तो कितना आएगा? चलो यहीं पे लिख देते हैं। A1 कितना आ जाएगा? FE डिवाइडेड बाई M1, और A2 कितना आ जाएगा? दैट इज ऑल्सो FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाई, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो अगर दोनों का रेशियो भी कभी निकालना हुआ A1 अपॉन A2 तो कितना आ जाएगा? वो इनवर्स रेशियो में आएगा M2 बाई M1, M2 बाई। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अरे भाई हाँ है ना? जैसे एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में फोर्स लगा दिया मैंने। देखो ध्यान से, मैंने बोल दिया एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक क्या है मान लीजिए यहाँ प्रोटॉन है। अब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इक्वल लगेगा। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? या दोनों का इक्वल होगा? बताओ। इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इसका मास क्या है। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, इनके रेशियो में आएगा कि नहीं आएगा? ये
तो ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ, और हमें पता है कि ये कितना होता है, 1837 गुना होता है कुछ, मास ऑफ अरे बोलो, अपॉन एम, यही होता है ना, नहीं होता है? तो ये कट जाएगा, इतना कुछ आंसर आ जाएगा कि नहीं? बहुत आसान है, क्लियर है? अभी भी यहाँ पे एसीएम कितना होगा, लेकिन 0। कितना होगा? डायरेक्शन भी दोनों की क्या होगी, अपोजिट। डायरेक्शन भी क्या होगी? बस हमने तो क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाला है। क्लियर है? ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी बनेंगे तो आराम से हो जाएंगे हमसे। अरे भाई हो जाएंगे क्या? फटाक से नोट कर लो ये। जिसे कल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे और वेक्टर फॉर्म देखेंगे, है ना? कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म तो आप कल ही देखेंगे। चलो यहां देखो, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा वैलिडिटी के बारे में बात कर रहा हूं। तो वैलिडिटी में एक तो ये वाली कंडीशन है कि चार्जेस एज्यूम टू बी एट रेस्ट। अरे बोलो यार, चार्जेस एज्यूम टू बी एट रेस्ट। क्लियर है ना ये बात? अब देखना, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट के लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए? है ना, पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना। अब लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये स्पेरिकल के लिए भी वैलिड होता है। कि स्पेरिकल, मैंने आपको ग्रेविटेशन में भी ये चीज बताया था कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? अरे बोलो। लेकिन ध्यान देना, अभी यहाँ पे पॉइंट में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर ध्यान देना, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है, इस पर Q1 चार्ज है। कितना चार्ज है? ये Q चार्ज है। यहाँ पे ये स्मॉल q चार्ज है। अगर ये दूरी, ये जो r है, इसकी रेडियस खुद की, इसकी रेडियस r, अगर ये कंपेरेबल दूरी पे है, कैसे दूरी पे है ये, तो यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो प्लस चार्ज है, अब मान लो ये भी प्लस है, तो क्या करेगा ये? इनको रिपेल कर देगा ना थोड़ा सा। अरे भाई हाँ है ना? हम जो दूरी कह रहे हैं स्मॉल r, अभी ये वाली दूरी कह रहे हैं, इसके सेंटर के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी। अरे बोलिए यार, क्लियर है ये चीज? अच्छा, अगर ये कंडक्टिंग है, मैंने बोला ये कैसा है, अगर कंडक्टिंग है तो इसमें क्या होता है, चार्जेस फ्री होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो यार, कंडक्टिंग है ये। तो अब देखिए ध्यान से, चार्जेस थोड़े से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? चार्ज अभी तो ये नहीं था, तो चार्ज का सेंटर ये था, अब इसकी प्रेजेंस होने से थोड़े से चार्ज दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहले जो फोर्स निकलता, समझ गए? अगर मान लो ये नॉन कंडक्टर होता, क्या होता है ये, हाँ या ना? या फिर ये ऐसा कहूं मैं कि अगर ये पॉइंट चार्जेस होते, ये क्यू भी और ये भी, है ना? अब अभी इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, लेट इट बी F1, लेट इट बी F1, है ना? ऐसा। अब मैंने क्या किया, मान लो यहाँ एक पॉइंट चार्ज लगाया, दोनों को ही स्पेरिकल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कर दिया इस पे। अब क्या होगा, अब ध्यान देना, एक दूसरे को ये दोनों ही क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ये दूरी ज्यादा नहीं है, समझ गए? तो एक दूसरे के चार्ज से इसमें फर्क पड़ रहा है। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या होगी, थोड़े से दूर हो जाएंगे, थोड़े से। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर, मान लीजिए दैट इज F2। क्या लगेगा? दैट इज, तो याद रखना F2 आएगा। कुछ मैं कह रहा हूं कि कुछ एक खिसक जाएगा, इनकी दूरी जो r होगी अब कितनी हो जाएगी, बोलो? यहाँ पे जो फोर्स होगा F1 वो होगा KQ/R²। यहां होगा F2 की वैल्यू KQ1, या जो भी QQ डिवाइडेड बाई R+X का होल स्क्वायर। कुछ तो थोड़ा सा, अरे भाई हाँ है ना? अच्छा, एक प्लस होता और एक नेगेटिव होता तो थोड़ा सा क्या आ जाता, हाँ है ना? और अगर ये दूरी बहुत दूर होती तो ऑलमोस्ट यही आंसर आता। अरे भाई बोलो, अरे भाई हाँ है ना? तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है ना, ये चार्जेस की वजह से इन पर क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। चार्जेस यहाँ इंड्यूस हो रहे हैं, समझ गए कि नहीं? इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे और इस पॉजिटिव की वजह से, अरे बोलो यार। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है। क्या बदल रहा है? जिस वजह से ये फोर्स बदल गया, समझ गए? लेकिन ये यही ग्रेविटेशन में अगर होता तो वहां पे कुछ ऐसा कंडक्टिंग मास ऐसा कुछ होता है क्या, कंडक्टिंग बॉडी ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये थोड़ा सा अंतर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ग्रेविटेशन में, समझ? हाँ, ये नहीं लिखा तुमने?
बढ़िया किया तो तुमने। अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती तो, अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती तो यही आंसर आता कि नहीं आता? याद रखना, तो आंसर यही आता। तो हम ये याद रखना ये कि स्पेरिकल बॉडी को एज्यूम टू बी एट सेंटर, जब कंडक्टिंग है तो बहुत दूर होना चाहिए वो डिस्टेंस अदर फोर्स से, और नॉन कंडक्टिंग है तो कहां पे मान लेंगे बोलो? सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे। कहां पे एज्यूम कर लेंगे? याद रखना, जैसे ये ऐसा और ऐसे, इनके बीच की दूरी ही आर होगा अगर ये नॉन कंडक्टिंग है। कैसे है ये? नॉन कंडक्टिंग है और पास में है, और दूर दूर, अगर ये दूर हुए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। समझ गए ना? नॉन कंडक्टिंग है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे एज्यूम कर लेंगे फोर्सेस, चार्जेस को? सेंटर पे। ये Q है, मान लो ये Q है, तो जो फोर्स लगेगा F, और F बराबर K Q बाई, अगर यहाँ पॉइंट चार्ज हो तो भी लग जाएगा वो तो, है ना? पर इनमें वैलिड नहीं है, इस तरह की चीजों में वैलिड नहीं है कि मान लो यहाँ एक ट्राइंगल है, यहाँ पूरे पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ एक रॉड है प्लस 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 प्लस, इसका सेंटर और इसका सेंटर, और आप लगा दो। समझ में आया? तो यहां आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि Q बाई R, ये गलत है यहाँ पे। समझ गए? अरे भाई बोलिए, यहाँ पे ऐसे एज्यूम नहीं कर पाओगे। सिर्फ कहां लगा सकते हो? ओनली स्पेरिकल बॉडीज, ओनली यहाँ पे कुछ ऐसा सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ, है ना, चार्ज नाम की कोई चीज, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। सिर्फ स्पेरिकल में आप लगा सकते हैं, और वो भी इसलिए कि क्योंकि उसमें भी हम एलिमेंट लेके जब ड्राइव करेंगे ना, तो जो रिजल्ट बनता है वो वही बनता है कि अगर हम एज्यूम कर लेते सेंटर पे तो आंसर क्या आता। बात समझ गए? अरे भाई हाँ या ना? ये बात क्लियर है सबको? चलो ठीक, आज इतना ही देखते हैं, बाकी कल देखेंगे।